नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना। पवन सीरीज है ये। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी है आपका। अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाए जाएंगे, तो प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि कहानी का महत्व लिखिए। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। आपको अति लघु उत्तरीय में बस 2 लाइन या 1 लाइन का ही लिखना है। उसके बाद है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, इसलिए बालकों को कहानी पसंद है। प्रश्न है कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। उत्तर, कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। कौतूहल का मतलब होता है जानने की इच्छा, बहुत ज्यादा उत्सुकता होना। प्रश्न है कि कहानी का महत्व बताइए। ऊपर अभी हमने बताया आपको कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, तो कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन माना जाता है। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। प्रश्न, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। प्रश्न है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है। प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं। उत्तर, अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। प्रश्न है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशा है। उत्तर, शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। प्रश्न है कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। उत्तर, कि शिक्षण में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्या हो, क्रियाशील हो। प्रश्न है कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रश्न है, गद्य व पद्य में अंतर बताइए। तो गद्य व पद्य में अंतर है कि पद्य में गति लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। प्रश्न है कि गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य हैं। प्रश्न है कि सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। उत्तर, सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। एक, पहला है वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। दूसरा, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। तीसरा, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का ज्ञान। प्रश्न है कि द्रुत पाठ का अर्थ है। उत्तर, द्रुत है, द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। प्रश्न है, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। उत्तर, व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के भावों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। प्रश्न है कि प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। उत्तर, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत का साधन प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। उत्तर, विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा पर चर्चा, कविता, पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। उत्तर, सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी के लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। प्रश्न है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। उत्तर, अपने भाव तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, अक्षर का अर्थ लिखिए। उत्तर, जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, इस अक्षर मिलकर शब्द का रूप ले लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के 2 वर्गों में विभक्त है, पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। प्रश्न है
कि शब्द की व्याख्या कीजिए। उत्तर, व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों तथा संकेतों को शब्द कहा जाता है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। प्रश्न, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। प्रश्न है, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई चार उदाहरण लिखना है आपको। उत्तर, शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे है कि अ प्लस मर बराबर अमर, अति प्लस क्रमण बराबर अतिक्रमण, अ प्लस नैतिक बराबर अनैतिक, न्याय प्लस आलय बराबर न्यायालय। प्रश्न है कि प्रत्यय का अर्थ बताइए। उत्तर, प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़ुआ शब्द के बाद हट लग जाने से कड़वाहट हो जाता है। प्रश्न, सामासिक पद किसे कहते हैं? उत्तर, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास चार प्रकार के होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। उसके बाद है संज्ञा का अर्थ तथा भेद लिखना है आपको। वह शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान अथवा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम की अर्थ बताइए। सर्वनाम, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम, आप, मैं, तुम, वह, उन्होंने, इसने, उसने, किसने, किसी को इत्यादि, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम, छठा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्रिया के भेद लिखना है आपको। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। प्रश्न है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर क्रिया चार प्रकार की होती है, प्रेरणा, प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न है कि विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद वचन कितने प्रकार होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की परिभाषा लिखिए। लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग कहते हैं। वाचन के प्रकार बताइए। वाचन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। ससुर वाचन किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, ससुर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथा वाचन का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश या वाचन, पद्यांश का पाठ पढ़े। दूसरे प्रकार का वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े या बोले। मौन वाचन का अर्थ लिखिए। मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात न हो पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है, वही मौन वाचन है। यह सस्वर वाचन के ठीक उल्टा होता है। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य के कितने अंग हैं? शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पद क्रम का क्या अर्थ है? शब्दों के सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। प्रश्न, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य, प्रश्न है कि पदक्रम का क्या अर्थ है? शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े रहते हैं, परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। उत्तर, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य हों तो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। व्यूह का विलोम शब्द क्या है? निव्यूह या अव्यूह। मैंने कहा होगा किस प्रकार का वाक्य है? उत्तर, संदेहवाचक वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य,
संदेहबोधक वाक्य, अनिश्चय वाक्य, संदिग्ध भूतकाल, ये सब हो सकते हैं। उनमें में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या है? चक्रपाणी या चक्रधारी या चक्रधर। उसके बाद है जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द, तो प्रत्युत्पन्नमत या प्रति उत्पन्न मत। वीर रस का स्थायी भाव लिखिए, उत्साह होता है। कंधी का तत्सम शब्द क्या है? कंकतिया या कड़कती। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, आदित्य का। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? कर्मधारय या बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास, तीनों पाए जाते हैं। प्रधान, कर्मधारय में प्रधान है जो मंत्री, बहुब्रीहि में प्रधान है जो मंत्री अर्थात देखा जाए तो तीसरे व्यक्ति की, तत्पुरुष प्रधान का मंत्री। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। राम का घर दूर है। वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। क्यों सकर्मक है? क्योंकि सकर्मक इसमें क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग हुआ है। खुजलाना आपकी क्रिया है। क्या खुजला रहा है? सिर खुजला रहा है। सिर क्या है? कर्म है। अस कही कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानव रोष तरंगिनी बाढ़ी में मानव के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें मानव, जनव, जन, जानो, जो, सो ये सब आए, वो सब आपका क्या होता है? वो सब क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास या तत्पुरुष दोनों समास है। ठीक है। इसके बाद है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। उसके बाद है सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो सोंठ होता है। ऐसे आपको पूछा जा सकता है उल्टा कि सोंठ का तत्सम शब्द क्या है? तो सुष्टि होगा। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो कृत प्रत्यय या आवट या वट। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आदर्श वचन किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। प्रश्न, अनुरक्ति या निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति शब्द का विरंति होता है, निस्सीम का असीम होता है। प्रश्न है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? उत्तर, विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? शीघ्रता से पढ़ना। अंश और अंश, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। अंश का भाग होता है, अंश का कंधा होता है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो, या फिर व्यंजन के अभाव में बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखना है। उत्थान का और मूक का। उत्थान का पतन होता है, मूक का वाचाल होता है। मूक मतलब होता है कि चुपचाप रहने वाला व्यक्ति, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखना, आजन्म, आगमन, आकाश। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्र को दो वर्गों में बांटा गया है। एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो प्रति, प्रतिकूल, प्रतिछाया। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। प्रयोग है कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी था। यहाँ पर दिया गया है लड़की था, ये गलत है, लकड़ी था। प्रश्न है कि प्रसंगोचित शब्द का किस समास का उदाहरण है? तो प्रसंगोचित कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्षा संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो क हलंतनी से और प्लस सा से मिलकर क्षा बना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? श, श, सा,
उपर्युक्त सभी, ये उपर्युक्त सभी हैं, तीनों जो है उसमें व्यंजन है। स्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। कौन से मेल से बना है? तो श र आ से, या श रा से, या सा रा आ से, ये उपर्युक्त से कोई नहीं। तो संयुक्त व्यंजन जिससे बना है, यहाँ पर दो शब्द दिए, दो ऑप्शन जो हैं वो आपके सही हैं। यहाँ पर बा दिया गया है, ये गलत है। आपका श्रा जो है, शा हलंत रा अलंत प्लस आ, और यहीं पर अगर ये होता कि शा और रा, नीचे रा के हलंत ना होता तो ये भी सही माना जाता, लेकिन यहाँ पर ये सबसे ज्यादा सही उत्तर है आपका। तीसरा है कि ख का उच्चारण स्थल है, तो दंत है कि तालु है कि कंठ है कि ओष्ठ है? तो ये आपका कंठ है। का वर्ग आपका कंठ होता है, ठीक है। चा वर्ग आपका तालु होता है। पा वर्ग आपका ओष्ठ होता है, और ता वर्ग आपका दंत होता है। मुद्रा शब्द का अर्थ है, क्या होता है मुद्रा शब्द का अर्थ? अंगूठी होता है, आकृति होती है, रुपया होता है, तो प्रयुक्त सभी होता है। अज शब्द के अर्थ है दशरथ के पिता, आज, अजगर, आजीवन, तो दशरथ के पिता को अज कहा जाता था। जंगम का विलोम होता है स्थावर। अनुग्रह शब्द का विलोम होता है आग्रह या ग्रहण या संग्रह या विग्रह, तो अनुग्रह का शब्द का विलोम होता है विग्रह। हृष्ट स्वर की कौन सा नहीं है? हृष्ट स्वर कौन सा नहीं है? अ, ई, उ या आ? तो हृष्ट स्वर मतलब छोटा, तो ये आ आपका दीर्घ स्वर है। य, र, ला, व व्यंजन कहलाते हैं, उसमें की संयुक्त अंतस्थ की द्विगुण, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, पक्षी या दांत, तो इनमें से सभी, इन सभी को हम द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। लिपि विकास का सोपान है, चित्रलिपि या वर्णलिपि या अक्षर लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो लिपि का विकास प्रथम सोपान है चित्रलिपि। अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कपूर, कमल या उपयुक्त सभी, तो अब्ज का मतलब शंख भी होता है, कपूर भी होता है, कमल भी होता है, अर्थात उपयुक्त सभी। क से मा तक के व्यंजन कहलाते हैं, उसमें की स्पर्श की अंतस्थ की संयुक्त, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों स्पर्श कहलाते हैं? क्योंकि क से मा तक बोलते समय देखिए आपकी जीवा कहीं ना कहीं आपके मुख भाग में स्पर्श करती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आधीन की अधीन की अधीन, किन में से कोई नहीं, तो अधीन होता है। मांटेश्वरी विद्या का प्रयोग करते हैं मौनवाचन में, कि लेखन शिक्षण में, कि सस्वरवाचन में, कि उपयुक्त सभी, तो लेखन शिक्षण में मांटेश्वरी विधि का प्रयोग करते हैं। 6 संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है क श के, कि क जा के, कि क सा के, कि क शा के। क और श के संयुक्त वर्णों से मिलकर ये श बनता है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, कूट, आगार या पादप, तो कूट, कूट मीन्स होता है पर्वत। विरोध शब्द का विलोम होता है समर्थन। नाइनटी नंबर है कि श, श, सा, हा व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं, कंठस्थ कहलाते हैं, संयुक्त की द्विगुण, तो ये ऊष्म व्यंजन है। अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प या नृप या शार्दूल या भौरा, तो अहि का मतलब होता है सर्प। अस्थावर का विलोम होता है सचल या चंचल या चेतन या जंगम, तो जंगम होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? कुमुदनी या कुमुदिनी या कुमुदनी या कुमुदिनी, तो क्या होता है? कुमुदिनी होता है। का पे भी छोटा हो की मात्रा, मा पे भी छोटा हो की मात्रा, दा पे छोटी ई की मात्रा, ना पे बड़ी ई की मात्रा, कुमुदिनी। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का है, रामचंद्र वर्मा का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, बाबूराम सक्सेना का, किसका है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत का। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। ए, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। बी, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। सी, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है। डी, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्ति होती है, तो कौन सा नहीं ये पूछा गया है? तो सा आपका सही नहीं है कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है।
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यंजन है कि स्वर है कि शब्द है कि वर्ण है? तो वर्ण है आपका। वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, वर्णों के संकलन से या शब्द रचना से। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50 या 48। तो 52 मानी जाती है। अयोग वा है विसर्ग का, महाप्राण का, अल्पप्राण का, संयुक्त व्यंजन का। अयोग वा को हम विसर्ग कहते हैं। ड़ तथा ढ़ वर्ण है उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या ऊष्म। तो उत्क्षिप्त व्यंजन इसको कहते हैं और इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। 30 है कि शा का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, तालु, कंठ या दंत। तो तालु। हमारी जीवा जब तालु से स्पर्श करती है तो उसे हम तालु वाले व्यंजन कहते हैं। ये जो श शब्द है, श वर्ण है, ये हमारे तालु का है। आनंद का विलोम होता है विष, अवन या विषाद या अर्पण। तो विषाद होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार या श्रृंगार या श्रृंगार या श्रृंगार। तो श्रृंगार होता है। श्रा आधा होता है। बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें, कई लोग पूरा श्रा वाला मान लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, आधा श्रा, क्योंकि री की मात्रा आपकी पूरी होती है। उसके बाद द्विज शब्द का अर्थ है दांत, ब्राह्मण, पक्षी, तीनों होते हैं। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी या अब्दुल समद या मोहम्मद गौस या रहमान। तो शेख तकी जो थे वो कबीर के सूफी गुरु थे। क्या भूलूं की आयत करूं की विधा है, संस्मरण की आत्मकथा, कहानी या यात्रा वृत्तांत। तो ये आप आत्मकथा है। क्या भूलूं की याद करें, ये किसकी विधा है, किसने लिखा है इसको, आप कमेंट में बताएंगे। मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई, कौन सी अधूरी रह गई थी? मंगलसूत्र या रंगभूमि, करबला या कर्मभूमि। तो मंगलसूत्र जो था वो अधूरी रह गई थी। घड़ी साज शब्द है देशज शब्द या संकर शब्द या विकारी शब्द या रूढ़ शब्द। तो संकर शब्द है घड़ी साज। रसाल पर्यायवाची शब्द है कोयल का या पान का या आम का या सगा भाई का। तो आम को रसाल भी कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहते हैं? अनुज की भ्राता की पितामह की अग्रज। तो अग्रज कहते हैं। अग्रज मतलब बड़ा। आंख का अंधा, नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ होना, कि अनायास सम्मान, कि आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम। तो गुण के विरुद्ध नाम होना, कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख। अचरज शब्द का तत्सम रूप है आश्चर्य या आश्चर्य या आश्चर्य या आसाचर्य। तो आश्चर्य होता है। तपस्वी का तद्भव रूप है तापसी या तपसी या तपासी या तपसी। तो तपसी होता है तद्भव रूप। ये तपस्वी जो है वो तत्सम रूप है। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहा वाली, झरना। तो साहित्य लहरी। 44 है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। तो वर्णमाला के द्वारा। रात्रि का पर्याय नहीं है यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। तो सौदामिनी जो है रात्रि का पर्याय नहीं है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है आंख से दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना या समय पर जागना। तो होश में आना। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य या अति या अत या आ। तो अति। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, उर्दू, हिंदुस्तानी। तो खड़ी बोली है। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, वीणापाण, शारदा या भार्गवी। तो भार्गवी जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। विच्छुक में प्रत्यय है उक प्रत्यय की, अक प्रत्यय की, इक प्रत्यय की, उत प्रत्यय। तो विच्छुक उक प्रत्यय है। लघु शब्द का विपरीतार्थक है। लघु शब्द का विपरीतार्थक है महान, विशाल, दीर्घ या उत्तम। तो दीर्घ। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है वातायन या ईशान या वायव्य या क्षितिज। तो ईशान कहलाती है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं।
मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अव्यय हैं काकल, कंठ, ये दंत या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं। दंत से भी होता है, काकल मतलब कान जो आपका तालु होता है, कंठ मतलब गले से। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार, अवृत्ताकार, दो प्रकार के होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, वृत्ताकार भी होते हैं, अवृत्ताकार भी होते हैं। वृत्ताकार मतलब जब कोई वर्ड, जितने वर्ड आपके बोलते टाइम आपका वोट जो है वो गोलाकार हो जाए, और अवृत्ताकार में जो कि गोलाकार उतना ना हो, उसे अवृत्ताकार कहते हैं। तो व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, या होते हैं स्वरितंत्र के कंपन से या श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अवयव द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो ये ध्वनियों के उच्चारण से यत्न को प्रयत्न कहा जाता है उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से दंत व्यंजन कौन सा है? ना है कि चा है कि का है कि डा है? तो ना है, दंत व्यंजन ना है। त थ द ध न, ये पांचों आपके दंत व्यंजन कहलाते हैं। क ख ग घ ङ ये आपके कंठ हैं, और ये च छ जा झ ञ ये तालु है। ड आपका आता है, डा है कि अंग है, एक मिनट, ये डा है जिसमें ट ठ ड ढ ये आता है मूर्धन्य में। 61 नंबर है कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्पविराम या अर्धविराम या पूर्णविराम विस्मयादिबोधक। तो इन सब में क्या प्रयोग होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ढा वर्ण किस वर्ग में आता है? क वर्ग में कि ट वर्ग में कि च वर्ग में कि इनमें से कोई नहीं? तो ट वर्ग में आता है। ट ठ ड ढ। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों की हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। तो प्लेटो ने कहा है, महात्मा गांधी ने, कि श्रीमती मांटेश्वरी को प्रयुक्त में से कोई नहीं। किसने कहा? श्रीमती मांटेश्वरी ने कहा है। जिनका उच्चारण कंठ से स्पर्श होता है उसे हम क्या वो कौन कौन से? क ख ग घ, ये है आपका। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय तथा पाठनाभ्यास से उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं आपके। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है कि विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। विपरीत स्वर है आपके क और ख, आ और औ, चा और छा, टा और ठा। तो विपरीत स्वर कौन कौन से हैं? आ और औ है। आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद की, सुख की, प्रमोद की, उपयुक्त सभी। तो ये सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है? व्यंजन कौन सा नहीं है पूछा गया है? शा, त्रा, इया या ज्ञा। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो क्षा, त्रा, ज्ञा ये आपका संयुक्त व्यंजन है, इया आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। शा आपका का और शा से मिलकर बनता है, त्रा आपका ता और रा से, ज्ञा आपका ज्या और इया से मिलकर बनता है। 70 नंबर का है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आ आपका दीर्घ स्वर है। किसके उच्चारण में निचला ओंठ ऊपरी दांतों का स्पर्श करता है? वा, बा, आ और बा दोनों। तो बा को ऊपरी ओंठ दांतों का स्पर्श करता है, बा, बा। जो अधिक बोलता हो, बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो सकता है? आपका वाचाल हो सकता है। जागृत शब्द का विलोम क्या होता है? सुषुप्त होता है। सजग शब्द का पर्याय नहीं है। क्या पर्याय नहीं है? तो पहरेदार पर्याय नहीं है, बाकी चौकस, सचेत, सावधान ये पर्यायवाची है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय या तत्पुरुष या व्यय या बहुब्रीहि समास। तो कर्मधारय समास है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसाअल्लाह खान। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। कवि में व पे छोटी की मात्रा है, लेकिन जैसे ही कवित्री लिखा जाता है वा से छोटी की मात्रा हट के या पे लग जाता है। कई लोग ये लगा देते हैं कवित्री। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है संख्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में आपके 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 79 है अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो अच्छाई, मानवता, बचपन ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।
कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण जिसे मापा जा सके तो थोड़ा, ठीक है। प्रत्यय शब्द में, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है प्रति या प्रा या प्रत्य या प्रत, तो प्रति, प्रति प्लस अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, रेखा के रूप में, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है मित्र है, सूचना है, उपहार है कि अध्याय है? तो सूचना। जैसे आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द है उसको कोई वाक्य बनाएं, ठीक है, और उस वाक्य से पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे कि मित्र तो समझ में आ रहा है कि ये पुल्लिंग है, ठीक है, लेकिन उपहार, जैसे उपहार दिया जाता है ना कि उपहार दी जाती है, ठीक है। अध्याय पढ़ा जाता है ना कि अध्याय पढ़ी जाती है, लेकिन सूचना दी जाती है ना कि दिया जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट में बड़ी की मात्रा आई ना, तो ये स्त्रीलिंग है, इकारांत है, ठीक है, इकारांत है। सूचना दी जाती है, सूचना पहुंचाई जाती है, सूचना मांगी जाती है, ठीक है। तो इसलिए वजह से ऐसे ही हम वाक्य बना के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पहचानेंगे। चौराहा शब्द में समास है आपका द्विगु समास है, जिसमें गिनने का कोई काम हो, वो मतलब जो संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चार राह, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई खड़ा है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है कौन खड़ा है। और निश्चयवाचक में निश्चित होता है, इस व्यक्ति का नाम दिया रहेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा। प्रश्नवाचक में आप समझते हो क्या, क्यों, कैसे। और निजवाचक में जहाँ पर ये खुद काम किया जाए, स्वयं क्या काम किया जाए, वो आपका क्या होता है? निजवाचक होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग अभी हमने बताया कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या होती है। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मरकट मतलब होता है बंदर। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा आपका पुस्तक है, ठीक है। ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। रमेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। अच्छाई यहाँ आपका विशेषण है। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में हम यही अंतर समझेंगे कि जाति में किसी संपूर्ण वस्तु का बोध होता है, जैसे पुस्तक, तो कौन सी पुस्तक है, यह पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर होता है जैसे रामायण पुस्तक, तो इसका मतलब है कि कोई विशेष पुस्तक है, ठीक है। रामायण का नाम दिए तब वहां पर वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। फा का उच्चारण स्थान क्या होता है? फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। बोल के देखिए, पा फा बा भा मा, तो दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं, इस वजह से इसे ओष्ठ का उच्चारण स्थान कहा जाता है। दोस्तों ये था आपका 90 क्वेश्चन एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो मैंने कंप्लीट करवाया। अगर आपको लगा कि हाँ आप अच्छा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइए कि और किस सब्जेक्ट की आपको सेकंड सेमेस्टर की एमसीक्यू या लघु उत्तरीय जो कुछ भी चाहिए आप कमेंट में बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री राधे।